नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और आज हम देखेंगे पजल। ठीक है, रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मार्क्स कवर भी करता है। और कहीं ना कहीं आप ये कहते हैं कि एक बैंक एग्जाम में हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ रीजनिंग पजल ही कवर करता है। तो हम उसे बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। देखिए, पजल की कुछ चीजें होती है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली बात तो, अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं और अभी आपने तैयारी शुरू करी है, तो पजल को आराम से पढ़िए। बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि आपको फटाफट पजल पढ़नी है, फटाफट सॉल्व करनी है। आप और लोगों को देख रहे हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं या तैयारी कर रहे हैं, और उनको आप देखिए सोच रहे हैं कि वो 3 मिनट में पजल सॉल्व कर लेता है या 2.5 मिनट में पजल सॉल्व कर लेता है, तो हम भी करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको थोड़ा समय देना है, पजल को ध्यान से समझना है। क्योंकि पजल की कंडीशन, एक भी कंडीशन आपकी थोड़ी सी इधर से उधर हो गई तो पूरा का पूरा पजल आपका चला जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का पजल होता है। अगर आपने ध्यान से उसे सॉल्व कर लिया तो पूरे 5 मार्क्स देके जाएगा। लेकिन अगर एक भी गड़बड़ी हो गई तो पूरे के पूरे 5 मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे। साथ में नेगेटिव मार्किंग होगी 1.25 मार्क्स की, वो एक अलग होगा। क्लियर है ये चीज? इसलिए बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी, किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करना है कि वो इतनी समय में पजल सॉल्व कर रहा है, हम धीरे सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पजल, अभी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आराम से करिए, चीजों को पढ़कर ध्यान से करिए। भले 5 मिनट की जगह 7 मिनट लगाएं, लेकिन पजल आपकी परफेक्ट बननी चाहिए। ठीक है, जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज आप लेकर कर सकते हैं उतनी ज्यादा करिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको अगर किसी को ये लग रहा हो कि एग्जाम में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं लेनी होती है या फिर फटाफट सॉल्व करना होता है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अभी फिलहाल आप जब शुरुआत कर रहे हो तब आपको जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं उतनी सारी बनानी चाहिए, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर आपको पजल देखकर ही, कंडीशन देखकर ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होगी या नहीं होगी। और अगर आपको ये लगता है कि ये आपके अंदर भी आना चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। पजल का कोई शॉर्टकट नहीं है। इनफैक्ट किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ एक ही शॉर्टकट होता है, दैट इज मेहनत। क्लियर है? आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तो आज हम पजल का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन में हम सारी इस तरह की बातें करेंगे जिससे आप आगे आने वाले क्वेश्चन में किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी ना फंसो। ठीक है, बहुत सारे पजल्स हम सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही पजल सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं बेसिक से आपको ये पजल सिखाऊंगा जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, हर एक चीज समझ में आए। आज हम अपने पजल का पहला टॉपिक करेंगे जिसमें सर्कुलर बेस्ड पजल होती है, सर्कल बेस्ड पजल, जिसके अंदर सर्कल होता है और उसके अंदर बच्चों कुछ कैंडिडेट्स से कोई भी आपको कंडीशन दी गई होती है तो वो आपको समझनी होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं, दो चीजें आती हैं, एक सीटिंग अरेंजमेंट और एक पजल। ठीक है, तो दोनों में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं होता है। सीटिंग अरेंजमेंट में सिर्फ आपको एक सीटिंग अरेंजमेंट आपको करनी होती है, और पजल में आपके साथ अरेंजमेंट के साथ साथ कुछ वेरिएबल्स भी दे दिए जाते हैं। जैसे सपोज करो अगर सर्कल पर कुछ बच्चों को बैठाना है तो उसके अंदर इसी पजल दे, मतलब ये वेरिएबल दे दिए गए कि उनको कौन कौन से कलर पसंद है या फिर वो कौन कौन सा गेम्स पसंद करते हैं। तो इस तरह की चीजें भी उसके अंदर दी जा सकती हैं। पजल किसी भी तरीके से आ सकती है, बहुत ही सिंपल पजल भी होती है और बहुत ही हाई लेवल की पजल भी होती है। जो आप मेंस की तैयारी करोगे तो बहुत ही हाई लेवल की पजल्स भी आती हैं, लेकिन उनको देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल हम बात करते हैं जो छोटी पजल्स होती हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं हम, तो शुरुआत हम बहुत ही बेसिक से करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी होती है, पजल में कंडीशन को आपको आराम से पढ़ना है। क्या क्या कंडीशन दी गई, एक एक वर्ड को प्रॉपरली समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको गूगल कर लें या फिर आप उसका हिंदी अनुवाद देख लें अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है तो। ठीक है, या फिर आप जो भी आपको नहीं समझ में आता उस चीज को पहले समझ लें और उसके बाद पजल को सॉल्व करें। और एक एक कंडीशन को सॉल्व करते समय एक एक कंडीशन को लिखते जाएं। पजल में दो कंडीशन होती है, एक डेफिनेट कंडीशन और एक इनडेफिनेट कंडीशन। डेफिनेट कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको कंफर्म दिया होता है कि ये चीज ऐसे ही होनी। जैसे अगर सपोज करो मैंने सर्कल पर बैठा दिया, या फिर सपोज करो मैंने आपको एक बॉक्स पजल दे दी, फ्लोर बेस्ड पजल दे दी कि 8 फ्लोर है, और मैंने बता दिया कि कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट 5वें फ्लोर पर ही बैठ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, डेफिनेट कंडीशन होगी। वो क्या होगी, डेफिनेट कंडीशन होगी। लेकिन अगर मैंने कहा कि कोई कैंडिडेट किसी ऑड नंबर पर बैठ रहा है तो डेफिनेट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 8 फ्लोर में
और ऑड नंबर्स तो बहुत सारे हैं, 7 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 1 भी है, ठीक है। तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो ये इंडेफिनिट कंडीशन होगी। तो आपको कंडीशंस को मर्ज करना आना चाहिए, कंडीशन को मर्ज करना हमें सीखना है, और उसी के बेसिस पर आपकी पजल बहुत इजी बन जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारी पहली पजल से। आपको जो क्वेश्चन होगा वो दिख जाएगा साइड में, मैं क्वेश्चन अपने मोबाइल पर, दूसरे मोबाइल पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a circle facing the center but not necessarily in the same order, ठीक है। 8 फ्रेंड्स है, कितने? 8 फ्रेंड्स है। तो इस तरीके से हमने सर्कल पर बैठा दिया है, ये हमारा सर्कल बन गया। 8 फ्रेंड्स है, तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि 8 फ्रेंड बैठ रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस तरीके से ही बैठाना है। ये 8 सर्कल बन गया, 8 फ्रेंड्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैठाना। देखो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि 8 फ्रेंड्स है, तो इसमें अंदर की साइड भी फेस हो सकता है, बाहर की साइड भी फेस हो सकता है, बाहर की साइड भी फेस हो सकता है। सारे क्वेश्चन हम करेंगे, अभी हम बेसिक से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपको बोला जाए कि लेफ्ट साइड, राइट साइड मूव करना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड कैसे मूव करते हैं तो वो हम देखेंगे। देखिए, हमेशा जब भी आप सर्कल बेस पजल कर रहे हैं तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए, अपने आप को समझिए कि आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। यू यहाँ पर खड़े, आप यहाँ पर खड़े हो। अब यहाँ से आप काउंट करिए, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से खड़ा होता हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड ये वाला होगा और मेरा राइट साइड ये वाला होगा। हमेशा याद रखिए, इस बात पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर लेफ्ट साइड कहाँ मूव करेंगे, राइट साइड कहाँ मूव करेंगे। आप उसमें थियोरेटिकल देखते हो, कभी भी थियरी नहीं देखिए, सीधा सिंपल सा लॉजिक है। आप अपने आप को समझें कि आप यहाँ पर खड़े हो, इस पूरे पजल के अंदर, इस पूरे सर्कल के अंदर आप यहाँ पर खड़े हो। अब आपका जो लेफ्ट होगा वो यही साइड होगा ना आपका। अगर आप इस साइड पे फेस करके खड़े हो, जैसे मैं इधर खड़ा हूँ, तो ये मेरा जो फेस है इस साइड है, तो मेरा जो लेफ्ट साइड होगा ये हुआ और मेरा जो राइट साइड होगा वो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। तो जब भी आपको बोला जाए कि लेफ्ट में आपको बढ़ना है तो इस तरीके से आपको जाना है, जब भी आपको बोला जाए कि राइट में बढ़ना तो इस तरीके से जाना है, ठीक है। इसको कई लोग इस तरीके से समझते हैं कि जब लेफ्ट हो तो आपको क्लॉकवाइज मूव करना है और ऐसा हो, राइट हो तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है। अब मैं नहीं कहता कि ये कोई मेथड गलत है, हर तरीके से मेथड सही होती है, हर इंसान का अपना अपना समझने का और समझाने का तरीका अलग होता है। बट मैं आपको बोलता हूँ कि ये सब क्यों समझना है, जब आपको सिंपल बताया गया है कि आप यहाँ पर अपने आप को खड़े हो। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आप इनसाइड और आउटसाइड वाली सर्कल को फेस करेंगे, ठीक है। वहां क्या करोगे? अब जब अगर मान लो कि यही बंदा, अगर सपोज करो यही बंदा बाहर की तरफ देख रहा होता, तब आप क्या करते? अगर मान लो ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, तो लेफ्ट तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, लेफ्ट तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो वैसा नहीं करना है, सिंपल सा आपको ध्यान दिमाग में एक ही चीज रखना है, जहां पर भी आपको बोला जाए, जिस कंडीशन के बारे में आपको बोला जाए, वहां पर आप सपोज कर लो कि आप खड़े हो, वहां पर आप सपोज कर लो कि आप खड़े हो। खड़े होने के बाद आपको देखना है कि आपका लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, क्लियर है ये चीज। तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना, हमेशा अपने आप को वहां पर जज कर लेना है, एज्यूम कर लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से जब आउटसाइड फेस वाले, इनसाइड फेस वाले जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसके साथ साथ मैं आपको वो सारी चीजें भी बताता चला जाऊंगा, ठीक है। और हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको कंडीशंस को पहले लिख लेना, ठीक है। अगर कोई आपको डेफिनेट कंडीशन मिल जाती है, अगर कोई आपको डेफिनेट कंडीशन मिल जाती है तो उस कंडीशन को बैठा देना, लेकिन अगर डेफिनेट कंडीशन नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पर साइड में लिख लेना है कंडीशन को, ठीक है। और 2 से 3 कंडीशन को आपको मर्ज करना आना चाहिए, जितना ज्यादा अच्छे से आपको कंडीशन को मर्ज करना आएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। अब हम कंडीशन को पढ़ते हैं। देखो 8 स्टूडेंट्स थे, नाम क्या थे? P Q R S T और फिर U V and W, ये नाम है। आपको ये लिखना नहीं होता, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। U is second to the right of P, U is second to the right of P। कंडीशन लिखने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। U is second to the right of P, U is second to the right of P। अब जैसे मान लो कि ये U है, तो अगर मैं मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा राइट क्या होगा? ये साइड होगा, तो मैंने यहाँ पर राइट साइड बता दिया। अब सेकंड टू द राइट ऑफ पी मतलब एक बीच में, ठीक है। जैसे सपोज करो ये पर्सन है, फिर ये पर्सन है और यहाँ पर पी, तो एक छोड़कर पी हो गया ना, तो सेकंड टू द राइट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो बीच में क्या होगा? यहाँ पर 1। जो भी हम जितने भी बच्चे बीच में होंगे, जितने भी कैंडिडेट बीच में होंगे, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे सेकंड टू द राइट है तो यहाँ 2 लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है
इस सेकंड टू द राइट है, मतलब सेकंड पोजीशन पर तो वो बैठा है, तो एक ही पर्सन बीच में हुआ ना, तो इसलिए एक ही आपको क्या लेना है, बीच में लेना है, एक ही पर्सन आपको क्या लेना है, बीच में लेना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, एंड u इज सेकंड टू द राइट ऑफ p एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r। एंड के बाद जो वैल्यू होती है, हमेशा जो क्वेश्चन होता है उसमें एंड के बाद जो वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है पहले वर्ड को, पहले लेटर को। किसको, जैसे u इज सेकंड टू द राइट ऑफ, u इज सेकंड टू द राइट ऑफ p एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r। ठीक है, अब ये जो एंड है, एंड किसको बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, ये u की ही कंडीशन बता रहा है, किसी और की नहीं। एंड मतलब और, मतलब u जो है p के, u के सेकंड राइट में p है और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r, और u जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r है, r के थर्ड लेफ्ट में है। तो इस तरीके से कंडीशन आपको समझनी है। तो मैं इस चीज को फिर से मिटा देता हूं। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r। अब लेफ्ट ऑफ r के लेफ्ट में है, इस तरीके से मैंने एरो बनाया है। ठीक है, जिसके बारे में कंडीशन दी गई उसके थ्रू मैं इस तरीके से एरो बना रहा हूं। ठीक है, आप कहोगे सर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, u के सेकंड टू द राइट में आ रहा है, हां लिख सकते हो, लेकिन अगर आप जिस तरीके से कंडीशन दिया उस तरीके से लिखोगे तो जब आप इनसाइड आउट साइड वाली जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करोगे वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सेकंड टू थर्ड टू द राइट बोला है, यानी मैंने दो जो बीच में बना लिए, जितने भी दिए हैं उससे एक कम आपको बना लेना। q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ r, q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ r। ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ r, तो मैंने क्या किया, एक जन उसके बीच में है। नेक्स्ट, s इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ p, s जो है इमीडिएट नेबर ऑफ p का नहीं है, p का इमीडिएट नेबर नहीं है। एंड u, मतलब s p का भी इमीडिएट नेबर नहीं है और u का भी इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, v is second to the left of s, v is second to the left of s, v is second to the left of s, t is second to the right of w, w के second to the right में सॉरी t है, w की second to the right of में t है। अब आपको क्या करना है, जब आपने कंडीशंस लिख ली, आपने किसी भी कंडीशन को यहाँ पर नहीं बैठा है, किसी भी कंडीशन को यहाँ पर नहीं बैठा है, क्योंकि कोई भी कंडीशन आपको डेफिनेट नहीं लग रही। जो भी कंडीशन थी आपको इस तरीके से लग रही थी कि कहां पर आएगी हमें नहीं पता। तो अब क्या करना है, इस तरीके से आपने कंडीशन लिख ली, अब आपको देखना है कि सबसे ज्यादा डिटेल किसके बारे में दी गई है। देखो, u से p का रिलेशन दिया गया, u से r का रिलेशन दिया गया, r से q का रिलेशन दिया गया। मतलब अगर हम u, r और q को बना ले तो हमारे पास कम से कम 2, 3 और 4 लोग बैठ जाएंगे, 8 में से 4 लोग बैठ जाएंगे। अब आप v और s का भी बना सकते हो, w और t का भी बना सकते हो, बट उनसे रिलेटिव आपको कोई कंडीशन नहीं दी गई है। जब भी आपको कंडीशन को बैठाना है तो आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि सबसे ज्यादा डिटेल किसके बारे में दी गई है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिटेल दी गई उसको सबसे पहले बैठाना है। तो देखो, अब मैं u को मान लो यहाँ बैठा, अब किसी के मन में सवाल हो सर u को यहाँ क्यों नहीं बैठा, यहाँ क्यों बैठा, आप जहां चाहे वहां बैठा सकते हैं, 8 में से किसी भी पोजीशन पर बैठा सकते हैं, सभी आपके लिए सही है। बट मैं यहाँ इसलिए बैठा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे लिए राइट और लेफ्ट सोचना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ बैठा। u के सेकंड टू द राइट में p है, तो ये राइट हो गया, तो सेकंड टू द राइट ऑफ p यानी ये p हो गया। क्लियर? अब r के सेकंड टू द लेफ्ट में, सॉरी r के थर्ड टू द लेफ्ट में u था, r के थर्ड टू द लेफ्ट में u था, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, u के थर्ड टू द राइट में r हुआ, u के थर्ड टू द राइट में r हुआ। आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर आप ऐसा नहीं कह रहे हो तो ठीक है, आप इस तरीके से कह दो, देखो 1 2 r। ठीक है, 1 2 r। अब ऐसा क्यों हुआ इसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि हमने ये कंडीशन सही लिखी है। हाँ, r के थर्ड टू द लेफ्ट में। अब आप सपोज करो कि आप यहाँ खड़े हो, इस साइड में खड़े हो, तो आपका जो लेफ्ट हुआ ये हुआ, आपका लेफ्ट क्या हो जाएगा ये, तो r के थर्ड टू द लेफ्ट में u है, तो 1 2 और थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, r के थर्ड टू द लेफ्ट में ये u हो गया। अब r के फर्स्ट टू द सॉरी सेकंड टू द लेफ्ट में क्या है q, r के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या है q, तो सेकंड टू द लेफ्ट मतलब लेफ्ट तो यही वाला हुआ। आप वैसे समझ सकते हो, अगर आप वैसे समझना चाहते हो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट है तो क्लॉकवाइज और क्या बोलते हैं राइट है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज ही हो रहा है, क्लॉकवाइज ही चल रहा है। तो r के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या है q, तो यहाँ पर आ गया आपका
क्यू। अब देखिए 4 पोजीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद क्या दिया गया, देखो एस जो है वो यू और पी के साथ नहीं है, न तो यू के साथ है न पी के साथ, एस यहाँ पर भी नहीं, तो एस जो होगा ये पोजीशन पर नहीं आएगा, एस यहाँ पर आ सकता है, एस यहाँ पर आ सकता है, एस यहाँ पर आ सकता है। लेकिन एस से रिलेटेड कंडीशन क्या दी गई है, एस के सेकंड टू द लेफ्ट में वी है, एस को यहाँ नहीं रख सकते, एस को यहाँ रखोगे तो वी यहाँ हो जाएगा, लेकिन एस को यहाँ रखोगे तो वी यहाँ तो पोजीशन है नहीं, ऑलरेडी आ रहा है, एस को यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ भी वी नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज, तो एस इनमें से कहीं नहीं आएगा, एस आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, आई होप आपको ये समझ आया होगा क्यों मैंने एस को यहीं पर बैठाया, इसलिए बैठाया क्यों, क्योंकि एस यू के बाजू में तो आएगा नहीं, यू के बगल में एस आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप एस को रखते तो यहाँ पर ऑलरेडी आ रहे हैं क्योंकि उसके सेकंड टू द लेफ्ट में वी है, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप वी को नहीं बैठा सकते, एक ही जन बैठेगा ना एक प्लेस पे। उसी तरीके से एस को यहाँ करते तो एस के सेकंड टू द लेफ्ट में वी है, तो यहाँ पर ऑलरेडी पी है, मतलब एस को यहाँ भी नहीं बैठा सकते, यहाँ नहीं बैठा सकते, यहाँ नहीं बैठा सकते, तो एस क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब क्या है, W के सेकंड टू द राइट में T है, W के सेकंड टू द राइट में T है। अब देखो W और T ये दो ही पोजीशन बची, मतलब W और T तो यही पर आएंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है। W के सेकंड टू द राइट ऑफ T, W के सेकंड टू द राइट में T है, तो W को यहाँ बैठाओगे, यहाँ बैठाओगे। अगर W को मैंने यहाँ बैठाया तो मान लो कि W यहाँ बैठा, तो ये तो उसका लेफ्ट हो गया, लेकिन हमें क्या बोला, राइट बोला, हमें क्या बोला, राइट बोला, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, W के सेकंड टू द राइट में T है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं ये एरो क्यों बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे पता चले कि W के सेकंड टू द राइट में T बोला हुआ है, और मैं इसी तरीके से कंडीशन को क्यों लिखता हूँ, इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं, मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ फेस करता हूँ, जैसे U है तो U यहाँ ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, तो U का सेकंड राइट क्या हो जाएगा, ये। अगर मान लो कि मैं U की जगह पर खड़ा हूँ तो मेरा राइट ये हो गया, मेरा लेफ्ट ये हो गया। क्लियर है, इस तरीके से आपको पजल को सॉल्व करना है, बस ये पजल होगी। अब इसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, उन 5 क्वेश्चन को आपको जैसे जैसे, और हमेशा याद रखिए जब भी आप पजल सॉल्व कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको भी पूरा ढंग से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं। जैसे आपको इस तरीके से पूछ लिया गया कि मान लो कि इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि W के सामने कौन बैठा है, W के सामने कौन बैठा है, तो W के सामने ये Q हो गया, या फिर W के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट में V हो गया। क्लियर है ये चीज, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह के 5 क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने हैं, और ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिला के जाएगा। अब आपको अगर किसी को सवाल हो कि सर इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या, बेशक इतना इजी क्वेश्चन शायद क्लर्क के पेपर में आ सकता है, बाकी हालांकि ये क्वेश्चन मैंने वही उठाया है जो आपका आया हुआ है ऑलरेडी, आपके आरआरबी क्लर्क का जो अभी पेपर हुआ उसके अंदर ये पूछा गया था। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप जैसे एग्जाम दे के आए, आपने बताया कि इस तरह का क्वेश्चन था, उससे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, और वही क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिलते हैं जो हम आपको यहाँ करा रहे हैं। क्लियर है ये चीज, तो ऐसे क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम करेंगे जिसमें बहुत सारी कंडीशंस दी गई होंगी, बहुत सारे वेरिएबल्स दिए होंगे जहां पर, और आपको हमेशा सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट कंडीशन है उसको तुरंत बैठा देना है अपनी पजल में, और जो इनडेफिनेट कंडीशन है उसको आपको बाद में लिख लेना है, यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन बनाकर लिख लेना है। हालांकि जब मैं सॉल्व करता था तब मैं इस तरीके से कंडीशन बना के उनको बॉक्स बना देता था, यहाँ मैंने बॉक्स नहीं बनाया आपको समझाने के लिए, बाकी बॉक्स बना देता था जिससे पता चले कि कौन कौन सी कंडीशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया और कौन सी कंडीशन को नहीं लिखा है। क्लियर है ये चीज, तो इस तरह की चीजें आपको करनी है, बहुत ही इजी चीजें होती है। ध्यान ये रखना है कि कंडीशन बहुत ध्यान से पढ़नी है, किसी भी कंडीशन में लेफ्ट और राइट की गड़बड़ी नहीं करनी है, और बहुत ही ध्यान से चीजों को समझना है कि किस तरीके से आपको लेफ्ट में लेना है और किस तरीके से राइट में लेना है। ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि आप लेफ्ट होगा तो क्लॉकवाइज करोगे, एंटी क्लॉकवाइज करोगे। अगर आपको उससे समझ आता है बहुत ही अच्छी बात है, आप उससे कंटिन्यू करें। अगर नहीं आता है तो मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूँ, अपने आप को जिस पोजीशन पर आपको बोला गया है उस पोजीशन पर अपने आप को एज्यूम कर लें कि आप वहां पर बैठे हैं, और उसी से फिर आप लेफ्ट राइट काउंट करते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा कि ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। क्लियर है ये चीज, तो इसी के साथ आज की पजल की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इसे देखें, पूरा देखें, और दूसरा अपने और भी दोस्त जो आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं या आपकी फैमिली में कोई तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो भेजें, और मुझसे जुड़ने का उनसे आग्रह करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और लाइक एंड शेयर करें। जय श्री राम।